नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो रोहिलॉजी एंड दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो रोहिलॉजी टाइप करें टेलीग्राम पे, वहां से आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको किसी भी वीडियो की पीडीएफ चाहिए, स्पेशली इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, तो आप रोहिलॉजी को ज्वाइन कर ले टेलीग्राम पे, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्योंकि इस रिपोर्ट को, इस वीडियो को कंपाइल करने में, इसके कंटेंट कंपाइल करने में बहुत ही मेहनत किया गया है और बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिलेबस। देखिए, एफसीआई एजीएम का जो एग्ज़ाम है उस बहुत ही वास्ट है, और उसके जो सिलेबस है वो प्रेस्क्राइब्ड हैं। कुछ सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड दिए गए हैं, उसे में बहुत से चीज़ पूछे जाएंगे जो डीप भी हो सकते हैं और सरफेस से भी हो सकते हैं। जिसमें से इंपॉर्टेंट सिलेबस है पीडीएस सिस्टम, उसका ऑब्जेक्टिव, फंक्शनिंग, लिमिटेशंस एंड रीवैम्पिंग, इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक्स एंड फूड सिक्योरिटी। तो इसमें आपका पीडीएस पूरा ऑब्जेक्टिव फॉलो होने वाला है, और पीडीएस का फंक्शनिंग फॉलो होने वाला है, लिमिटेशंस ये बताऊंगा, रीवैम्पिंग बताऊंगा, फूड सिक्योरिटी। तो ये सब टॉपिक जो आपका है स्पेशली इससे रिलेटेड, वो पूरा आपका कवर होने वाला है। तो सबसे पहले हम समझें कि पीडीएस है क्या। देखिए, पीडीएस जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा, कहें तो पूरे वर्ल्ड का ही सबसे बड़ा है, मगर इंडिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी सिस्टम है, जो सबको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अंडर द स्कार्स कंडीशन। ये आता किसके अंदर है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग से मिनिस्ट्री ही बनाया गया है इस पीडीएस को अच्छे से रेगुलेट करने के लिए और पूरे देश में अच्छे से चलने के लिए। ये इवॉल्व हुआ है। पीडीएस सिस्टम क्यों इवॉल्व हुआ है? इवॉल्व हुआ है कि देश के जो गरीब लोग हैं, जो देश के लोग हैं, उसको फूड स्कार्सिटी के सिचुएशन में फूड अवेलेबल कराया जा सके, फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराया जा सके एट द अफोर्डेबल प्राइसेस, और ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया गया है। इसके आगे हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन में। देखिए, सबसे पहले हम बेसिक से इसको समझें कि इसकी शुरुआत कब हुई। देखिए, जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, वर्ल्ड वार 2 चला 1939 से 45 तक, 1939 से 45 तक चला। तो उस समय क्या हुआ कि राशनिंग का प्रॉब्लम होने लगा, मतलब राशन लोगों को मिलने दिक्कत होने लगी, क्योंकि वर्ल्ड वार चल रहा था तो राशन का प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा था, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा था। तो राशनिंग को मेजर करने के लिए, उस पर ध्यान रखने के लिए पीडीएस सिस्टम बनाया गया कि पब्लिक को बांटा जाएगा एक सिस्टम के तहत, जिसमें यह कैलकुलेशन होगा कि किसको कितना फूड मिला है और किसको कितना फूड मिलेगा, उसमें लिमिटेशंस हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड वार 2 के समय इसको लॉन्च किया गया था। तो धीरे धीरे फिर इंडिया ने इसको एडॉप्ट किया। तो इंडिया का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मतलब ये जो पीडीएस सिस्टम है, ये कहा जाए तो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पीडीएस सिस्टम है, जो लिंक है एक दूसरे से, मतलब इसका नेटवर्क फैला हुआ है पूरे देश में। इस तरह से ऐसा सिस्टम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है और किसी भी कंट्री में नहीं है एक्सेप्ट इंडिया। देखिए, 1960 से पहले क्या होता था कि यह डिपेंडेंट था फूड ग्रेन्स के इंपोर्ट्स पे, बाहर से फूड ग्रेन्स इंपोर्ट्स होते थे, तब जाके ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मेंटेन हो पाता था। बट आफ्टर 1960s क्या हुआ कि एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया गया इसको, किसको? फूड सिस्टम को। क्यों दिया गया? क्योंकि जब 1960s के बाद फूड का जब शॉर्टेज होने लगा इंडिया में, तब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, और ध्यान देने के दौरान इन पे 2 चीज़ें की गई, 2 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया और 2 चीज़ इस समय इस्टेब्लिश किया गया। सबसे पहला क्या किया गया? एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन इस्टेब्लिश किया गया। दूसरा इस्टेब्लिश किया गया फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसी समय फूड एक्ट भी बनाया गया था। तो ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1964 में बना, ये इंपॉर्टेंट है। तो उस समय क्या हुआ कि एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन और एफसीआई का इस्टेब्लिशमेंट हो गया। क्यों हुआ? ताकि देश में जो सिस्टम चल रहा है पीडीएस सिस्टम, उसको इंप्रूव किया जा सके। उसमें क्या किया जाए? डोमेस्टिक प्रोक्यूरमेंट अच्छे से हो पाए, उसमें इंप्रूवमेंट हो, और स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स अच्छे से हो पाए पीडीएस सिस्टम के लिए। इसके लिए इसको सेटअप किया गया। उसके बाद क्या हुआ? जब 1970s आया तो इसमें फिर एक यूनिवर्सल बदलाव लाया गया।
यूनिवर्सल बदलाव क्या हुआ कि यह पूरे देश में लागू किया गया और इसको बनाया गया कि सब्सिडाइज्ड फूड सप्लाई किया जाए इसी चेन के थ्रू, इसी पीडीएस के थ्रू पूरे देश में जो भी गरीब लोग हैं, जो भी आइडेंटिफाइड लोग हैं, उनको फूड सप्लाई किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ सब्सिडी, मतलब फूड पे सब्सिडी देके इनको सप्लाई किया जाए। उसके बाद क्या हुआ, जब 90s का टाइम आया तो 90s का टाइम आते आते क्या हुआ कि 1970 से जो टाइम जो ये पीडीएस सिस्टम चल रहा था उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता हो गई, क्योंकि उसमें लोग आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे थे कि किसको ज़रूरत है किसको ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट सबको दिया जा रहा था और कुछ कुछ इसमें खामियां आ रही थी। तो 1990s में क्या हुआ कि इसमें कुछ परिवर्तन लाया गया। परिवर्तन लाने के दौरान क्या हुआ कि सबसे पहले तो इसका नेमिंग चेंज करना पड़ा। इसका नेम चेंज करके क्या किया, टीडीपीएस किया। टीडीपीएस करने का मतलब क्या है कि टारगेट टू द पुअर। बोला गया कि देखिए कुछ ऐसे लोग हैं, देश के कुछ ऐसे निचले तबके के लोग हैं जिनको फूड सप्लाई नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे हिली एरियाज के लोग हैं, इनएक्सेसिबल लोग हैं, जहां पे लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे, वहां तक भी हमको अनाज पहुंचाना है। तो सब्सिक्वेंटली क्या हुआ कि 1997 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। देखिए यही सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टीडीपीएस नाम कब पड़ा, क्योंकि शुरू में क्या था, पीडीएस था, बाद में इसका नाम पड़ गया टीडीपीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। किसको टारगेट किया जा रहा है, जो पुअर लोग हैं, जिन पे एक्सेस नहीं हो पा रहा है, हिली एरियाज में लोग हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया में ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई और वैसा किया भी गया। एट प्रेजेंट अगर अभी बात करें तो पूरे देश में 5.5 लाख से ज्यादा राशन शॉप्स हैं इसके तहत। तो टीडीपीएस कब बना, 1997 में। उसके बाद आगे बात करते हैं तो टीडीपीएस का टारगेट क्या था। टीडीपीएस का टारगेट था कि जो गरीब लोग हैं, जो टारगेटेड लोग हैं, उनको सब्सिडाइज्ड रेट पे फूड्स मिले, फ्यूल मिले। फ्यूल में देखे होंगे आप, बहुत पहले किरोसिन तेल मिलता था, अभी कुछ समय तक भी मिला है किरोसिन तेल। और इसमें क्या दिया जाता है, फूड ग्रेन्स दिया जाता है। फूड ग्रेन्स में मेनली है राइस है, व्हीट है, चीनी भी दिया जाता है, कहीं कहीं दाल भी दिया जाता है। तो ये चीज किया गया टीडीपीएस के अंदर। और जो भी प्रोक्यूर्ड राइस ग्रेन्स हैं या व्हीट ग्रेन्स हैं, ये सब का एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो पाए। और इसमें क्या था कि इंटाइटलमेंट, देखिए इंटाइटलमेंट का कहने का मतलब क्या है, जो इंटाइटल्ड है, जो कहा गया है कि फलाना को 35 किलो मिलना है या फलाना को 30 किलो मिलना है, तो उतना ही मिलेगा और जितना डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबको प्रॉपरली मिलना चाहिए। तो सेंटर और स्टेट के पास क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सेंटर और स्टेट ने मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर लिए हैं। तो सेंटर और स्टेट दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि पुअर को आइडेंटिफाई करना है, ग्रेन्स को प्रोक्यूर करना है और उसका डिलीवरी करना है। यह भी मैं बताऊंगा कि सेंटर का क्या काम है और स्टेट का क्या काम है। देखिए अब आगे बात करेंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ऑब्जेक्टिव। देखिए 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया और इसके तहत देश के जितने भी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको फूड सिक्योरिटी दिया जाए। फूड सिक्योरिटी कहने का मतलब है कि जब भी अस्कार सिचुएशन हो तो उनको प्रॉपर फूड सप्लाई हो, फूड ग्रेन्स उनको मिले। एनएफएसए का ये टारगेट है। दूसरा ऑब्जेक्टिव मेन क्या है कि देश के जो भी 2/3 पीपल हैं, पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 66%, उनको यह सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन सप्लाई का बेनिफिट मिले। और जो एग्जिस्टिंग, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है उसमें लगातार इंप्रूवमेंट भी हो। तो ये जो टीडीपीएस है, ये जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसमें मेन रोल है एफसीआई का, इसीलिए एफसीआई में यह सिलेबस है। उसके बाद अगर आगे बात करें तो यह डिस्क्राइब करता है कि ये जो टीडीपीएस फंक्शनिंग सिस्टम है, मैकेनिज्म है, इसमें सेंटर और स्टेट दोनों का रोल हो और जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म अभी चल रहा है और इसमें लगातार इंप्रूवमेंट भी हो। ये इसका बेस लाइन है। अब चलिए इसका बात करते हैं फंक्शन का। देखिए फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
ऑब्जेक्टिव मैंने देखा, इसका इंट्रोडक्शन देखा, कहाँ से शुरुआत हुआ। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं। देखिए क्या होता है कि जितने भी फूड ग्रेन एफसीआई के थ्रू मिलते हैं, तो एफसीआई क्या करती है, फार्मर से प्रोक्योरमेंट करती है। जो सेंटर करेगा, देखिए सबसे बड़ी बात है कि एफसीआई जो वो सेंटर का है, सेंटर प्रोक्योरमेंट करता है। सेंटर प्रोक्योरमेंट करके फिर स्टेट गवर्नमेंट को एलोकेट करेगा। प्रोक्योरमेंट का किस पे होता है, फार्मर से एफसीआई जो प्रोक्योरमेंट करती है वो करती है एमएसपी पे, जो हर साल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फिर सेंटर मतलब एफसीआई स्टेट्स को फूड ग्रेन सप्लाई करेगा। किस बेसिस पे करता है, एलोकेशन एट सेंट्रल इशू प्राइस। देखिए सेंट्रल इशू प्राइस क्या है, इसको बोलते हैं सीआईपी। सीआईपी वो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस सब्सिडी रेट पे सारे स्टेट को फूड ग्रेन सप्लाई करना है। एफसीआई तो फार्मर से खरीदती है एमएसपी पे, मगर क्या उसी एमएसपी पे स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है, नहीं। तो यहां पे जो रेट चेंज हो रहा है वही है सेंट्रल इशू प्राइस, जो सेंटर डिसाइड करता है आफ्टर गिविंग सब्सिडी ऑन दैट पार्टिकुलर कमोडिटी। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, हर एक स्टेट गवर्नमेंट में जो फेयर प्राइस शॉप्स है, जो डीलर्स होते हैं, जहां से जाके लोग अनाज लेते हैं, उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है स्टेट गवर्नमेंट। ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम होगा। उसके बाद फेयर प्राइस शॉप से कहां तक पहुंचता है, बेनिफिशियरी तक पहुंचता है। तो बेनिफिशियरी किस पे खरीदते हैं, सेंट्रल इशू प्राइस पे। देखिए ये दो जगह पे सेंट्रल इशू प्राइस आ रहा है। अब इस बात को समझना है कि सेंट्रल इशू प्राइस है क्या। देखिए फार्मर से एफसीआई ने खरीद लिया एमएसपी पे, फिर सेंट्रल इशू प्राइस पे दे दिया स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब वही प्राइस जिस पे बेनिफिशियरी को देना है, रेट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर सेंटर एफसीआई से लेकर 1 रुपया में अगर स्टेट को दे रही है, तो स्टेट भी बेनिफिशियरी को 1 रुपया में देगा। तो यही है सेंट्रल इशू प्राइस, जिसको समझने की आवश्यकता थी। तो सेंट्रल इशू प्राइस अगर बात किया जाए कौन डिसाइड करता है, तो वो सेंटर डिसाइड करता है, और उसी रेट पे हर एक स्टेट गवर्नमेंट को अपने बेनिफिशियरीज को सप्लाई करना होता है फूड ग्रेन्स। अब बात करते हैं आगे कि टीडीपीएस ज्वाइंटली ऑपरेट कैसे होता है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो देखिए स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है इस टीडीपीएस में। टीडीपीएस में स्टेट गवर्नमेंट का मेनली 4 रोल है। सबसे पहले वो क्या करेगी कि उस स्टेट में जो भी गरीब लोग हैं उसको आइडेंटिफाई करेगी, जो भी पीपुल बेनिफिशियरी होने वाले हैं उसको आइडेंटिफाई करेगी। उसके बाद राशन कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। उसके बाद एलोकेट करेगी। एलोकेशन में देखिए क्या है, एलोकेशन 2 जगह आपको मिलेगा, स्टेट भी एलोकेट करती है और सेंटर भी एलोकेट करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या एलोकेट करती है, हर एक डिस्ट्रिक्ट को एलोकेट करेगी कि इतना इतना क्वांटिटी इसको देना है। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप जो हो जाता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, जो बेनिफिशियरी को सीधा मिलता है सीआईपी पे। अब सेंटर का क्या रोल है, तो सेंटर का रोल है एलोकेशन। एलोकेट क्या करेगी, ये हर एक स्टेट को एलोकेट करती है कि किसको कितना फूड ग्रेन्स देना है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोक्यूरमेंट करेगी। किसके थ्रू प्रोक्यूरमेंट करती है, एफसीआई के थ्रू प्रोक्यूरमेंट करती है। एफसीआई इसको प्रोक्यूर करेगी एट द रेट ऑफ एमएसपी। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ऐसे होता है फंक्शन, मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का काम है कि वो सब जगह सप्लाई भी करेगी और फूड ग्रेन्स प्रोक्योरमेंट करेगी। तो इस तरह से ये फंक्शनिंग है। अब बात करेंगे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का नीड क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए सबसे पहला ज़रूरत तो ये है कि यह फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करता है पूरे देश में। क्योंकि जब भी कोई ऐसा कंडीशन आता है, स्कार सिचुएशन आता है, तो उस समय फूड सिक्योरिटी की समस्या होती है। तो फूड सिक्योरिटी की समस्या कैसे होती है, जब भी बाढ़ आ गया या कुछ घटना हो गया, जैसे बंगाल फेमिन आया था 1943 में और इसने 30 लाख लोगों को मारा था। तो उस समय फूड स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा आई थी। तो डिफरेंट फैसेट्स क्या है फूड सिक्योरिटी का। सबसे पहला है कि फूड सिक्योरिटी में हमको क्या करना है कि अफोर्डेबल, मतलब अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, अच्छे रेट पे, सस्ते रेट पे लोगों को फूड सप्लाई करना है। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, और उसके बाद एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड। एक्सेसिबल हो मतलब सबको मिल पाए, सबको अवेलेबल हो,
और सबको एक अच्छे रेट पे मिल सके। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मेन ज़रूरत यहीं पे है। इसी के थ्रू हम पूरे देश में फूड सिक्योरिटी भी मेंटेन कर सकते हैं, एफोर्डेबल रेट पे दे सकते हैं, सारे लोगों को पहुंचा सकते हैं और अवेलेबल भी करा सकते हैं, क्योंकि यह प्रोक्योरमेंट करती है, फिर स्टॉक करती है और मार्केट से इसको कोई लेना देना नहीं है। चलिए, इसी के तहत लॉन्च हुआ फूड सिक्योरिटी एक्ट, क्योंकि इसका पूरा इम्प्लीमेंट एफसीआई करती है। तो इसमें है क्या, देखिए फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में जो लॉन्च हुआ, इसने क्या कहा, इसके अंदर क्या क्या आइडेंटिफाई किए गए। सबसे पहले एनएफएसए ने ये आइडेंटिफाई किया कि 50% ऑफ द नेशंस जो हैं पीपुल, वो अर्बन पॉपुलेशन है, 75% रूरल पॉपुलेशन है, और ये क्लासिफाई किए गए हैं एलिजिबल हाउस होल्ड फॉर फूड सिक्योरिटी। मतलब 50% ऐसे अर्बन पॉपुलेशन और 75% ऐसे रूरल पॉपुलेशन है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है फूड सिक्योरिटी पर्पस के लिए, कि इनको फूड सप्लाई करना ज़रूरी है अगर कोई भी स्कार सिचुएशन होता है, या नॉर्मली भी इनको देना ज़रूरी है। अब टीडीपीएस का बैक पॉइंट कौन है, मतलब मेन इसका जो बोन है वो कौन है, एनएफएसए है। मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ही टीडीपीएस काम करती है। इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है और इसी के तहत सारा सप्लाई इसको करना है। उसके बाद दिस लेजिस्लेशन मेक्स अ शिफ्ट इन द राइट टू फूड एज अ लीगल राइट रेदर देन जनरल इंटाइटलमेंट। देखिए, एक केस हुआ था, वो भी मैं आगे बताऊंगा। उसी के तहत ये डिसाइड किया गया कि फूड सिक्योरिटी जो है, मतलब फूड जो मिलना चाहिए लोगों को, वो एक लीगल राइट है, सिर्फ एक जनरल इंटाइटलमेंट नहीं है कि बस बोल दिया और इतना मिलना है। वो उसका लीगल राइट है, उसको मिलना ही चाहिए। तो एनएफएसए ने ये डिसाइड किया, और एनएफएसए ने ये 3-4 काम किया जो बहुत ज़्यादा हेल्प किया पीडीएस सिस्टम को बूस्ट करने में और पूरे देश में फूड सिक्योरिटी मेंटेन करने में। सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया कि इन्होंने क्लासिफाई किया पॉपुलेशन को 3 कैटेगरीज में। पहला कैटेगरी था एक्सक्लूडेड, जिसके लिए कोई इंटाइटलमेंट नहीं है। दूसरा है प्रायोरिटी, जिसके लिए इंटाइटलमेंट है। इसी के तहत आता है एपीएल बीपीएल। मतलब एपीएल में आएगा ये प्रायोरिटी और बीपीएल में आ जाएगा ये अंत्योदय अन्न योजना। ये भी इन्होंने डिसाइड किया कि इसके तहत किसको किसको रखना है। तो इसमें है हायर इंटाइटलमेंट, मतलब इसमें अनाज भी ज़्यादा देना है और इन लोग को देना ही है। और ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया दोनों को, स्टेट को भी दिया गया और सेंटर को भी दिया गया। और अभी भी इसमें ज़रूरत है कि ग्रीवांस जो भी शिकायत होते हैं उसका मेकेनिज़्म अभी तक अच्छे से डेवलप नहीं किया गया है। मतलब कि नॉन डिलीवरी इंटाइटलमेंट्स जो अभी तक किसी किसी को नहीं, बेनिफिशियरी को नहीं मिल पाता है, उनको प्रॉब्लम होता है, नहीं रिसीव कर पाते हैं, तो उनका अभी तक रिड्रेसल नहीं हो पाया है कि ऐसे अगर शिकायत कोई कर रहा है तो इसके लिए क्या स्टेप लिया जाए। चलिए अब आगे बात करेंगे कि फूड सिक्योरिटी पूरे देश में अफेक्ट कब होता है। तो देखिए, जब अर्थक्वेक आता है, साइक्लोन आता है, फ्लड्स आता है, ड्राउट्स आता है, तो ये सब टाइम में क्या होता है कि लोगों को फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनके पास फूड अवेलेबल नहीं होते हैं, देश में प्रोडक्शन भी खत्म हो चुका होता है, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इन्हीं सब कारणों से फूड सिक्योरिटी एक्ट को लाया गया और ऐसा किया गया कि पीडीएस सिस्टम के थ्रू सबको सप्लाई किया जाए और इसको अच्छे से मेंटेन किया जाए। चलिए अब आगे बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हुए हैं और उसके टाइमलाइन क्या है, मतलब किस किस साल में क्या घटना हुआ। सबसे पहले हम बात करें पीडीएस की। पीडीएस शुरू कब हुई, पता है कि 1940s के टाइम हुआ था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। फिर टीडीपीएस 1997 में इसको बदलकर टीडीपीएस किया गया। टीडीपीएस हो गया टारगेटेड, जो पुअर लोगों के लिए टारगेटेड था, पुअर हाउस होल्ड के लिए टारगेटेड था। वर्ष 2000 में अंत्योदय अन्न योजना आया, जिसको AAY बोलते हैं शॉर्ट में। आइए पुअरेस्ट को टारगेट करते हैं और उनको देना कंपलसरी किया। फिर पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर आया 2001 में, ताकि इसमें बहुत सारे जो इलीगल काम हो रहे हैं उसको भी रोका जा सके। उसके बाद PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस मैं पूरा बताऊंगा आगे, ये पूरा केस क्या है। इसके बाद देश में बहुत बड़ा बदलाव आया। ये 2001 में हुआ और ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में और उसमें बोला गया कि राइट टू फूड जो है एक फंडामेंटल राइट है।
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया 2013 में। इसमें एक्ट टू प्रोवाइड लीगल राइट टू फूड टू द पुअर, तो इसके थ्रू पूरे देश में जितने भी गरीब लोग हैं, जो भी लोग हैं इंटाइटल्ड हैं, इसमें आइडेंटिफाई किए थे, जितना मैंने बताया उसको टारगेट करके फूड सप्लाई देना ही है, ये एक नेसेसरी काम बना। अब देखिए पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 का केस क्या है। एक्चुअली हुआ क्या कि वर्ष 2001 में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एक यूनियन है, इसने एक रिट पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने एक विवाद खड़ा किया। कंटेंडिंग का मतलब होता है विवाद खड़ा करना। उन्होंने एक विवाद खड़ा किया कि राइट टू फूड जो है एक एसेंशियल है, एक एसेंशियल चीज है और यह आता है राइट टू लाइफ में, और राइट टू लाइफ प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 21 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ है और राइट टू लाइफ के तहत आता है राइट टू फूड, तो आप इसको कंपलसरी बनाइए। तो उस समय क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर जारी किया। इंटरिम ऑर्डर का मतलब क्या होता है? इंटरिम का मतलब होता है तत्काल प्रभाव में, मतलब कुछ समय के लिए एक इंटरिम ऑर्डर प्रोवाइड किया। उन्होंने ऑर्डर निकाला और बोला कि ऐसे देश में जो भी सेंट्रल स्कीम्स चल रहे हैं, मतलब कैसे सेंट्रल स्कीम चल रहे थे, लगभग 8 सेंट्रल स्कीम्स चल रहे थे जिसका इम्प्लीमेंटेशन इसके तहत किया जाए। उनमें से कुछ ऐसे स्कीम थे जिनका इम्प्लीमेंटेशन तुरंत किया गया। ये इंक्लूड करते हैं पीडीएस, अंत्योदय अन्न योजना, द मिड डे मील स्कीम जो चल रहा है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, आईसीडीएस बोलते हैं इसको शॉर्ट में। उसके बाद 2008 में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जितने भी बीपीएल वाले लोग हैं इनके फैमिली को आप 35 केजी फूड ग्रेन्स पर मंथ सब्सिडी प्राइस पे देना फिक्स कीजिए और इतना से कम उनको मिलना ही नहीं चाहिए। तो इंटाइटलमेंट क्या है, मतलब कितना अनाज किसको देना है ये कैसे डिसाइड होगा? तो देखिए ये है डेटा डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का। तो उस डेटा के तहत उन्होंने क्या लिख कर रखा है, देखिए अंत्योदय अन्न योजना के तहत कितना देना है? 35 किलो देना है इंटाइटल्ड फूड ग्रेन्स। बीपीएल वाले को भी 35 किलो देना है, एपीएल वाले को 15 से 35 केजी देना है। तो इस हिसाब से इंटाइटलमेंट है और इसी आधार पे दिया जाता है और हो सकता है कि इंटाइटलमेंट आपसे पूछ दिया जाए। चलिए रिलेटेड स्कीम्स कौन कौन से हैं, अब आ गए हम लोग वीडियो के एंड तक। रिलेटेड स्कीम इससे जानने की जरूरत है। एक है अन्नपूर्णा स्कीम, ये लॉन्च किया गया था 2000 में। टारगेट करता था इंडिजेंट सीनियर सिटीजन, जो ऐसे सीनियर सिटीजन जिनको कोई सहारा नहीं है, वो अकेले रहते हैं, तो उनके लिए स्कीम लॉन्च किया गया था। एनएफएसए आया 2013 में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। उसके बाद अंत्योदय अन्न योजना 2000 में आया, मिड डे मील स्कीम आया। उसके बाद इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज आया। अब ऑनलाइन पीडीएस स्टेट भी है, अभी रिसेंट में ये चल रहा है। तो ऑनलाइन पीडीएस स्टेट कितने हैं? टोटल 8 हैं। इसमें कुछ कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं जहाँ जहाँ ये चल रहा है ऑनलाइन, सारा काम इसमें ऑनलाइन होता है, कोई ऑफलाइन काम नहीं होता। तो चंडीगढ़ है, दादर है, नगर हवेली है, दमन एंड दीव है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है, मणिपुर है और मेघालय है। तो हो सकता है कि ये सब चीज़ें पूछ दी जाए। ये था पूरा पीडीए सिस्टम के बारे में। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि और किस टॉपिक पे वीडियो मैं बनाऊं। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाऊं और आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो। थैंक्स फॉर टुडे। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए। बाय बाय।